सोचिए, क्या हो अगर एक नदी आपसे बात करने लगे। आज हम एक ऐसी ही कहानी की परतों को खोलकर देखेंगे जिसका नाम है जिस दिन नदी बोली। ये कहानी जितनी सीधी लगती है उतनी ही गहरी है और हमें सिखाती है कि हिम्मत और खुद पर यकीन करने की ताकत क्या होती है। तो हमारी कहानी का सफर शुरू होता है भारत के एक बहुत ही शांत खूबसूरत तटीय गांव से, बिल्कुल नदी के किनारे बसा हुआ। ये एक ऐसी जगह है, आप जानते हैं ना, जहां जिंदगी की रफ्तार थोड़ी धीमी होती है और हर पल कुदरत से जुड़ा होता है। और यहीं इसी शांत माहौल में कहानी का असली जादू शुरू होता है। बस एक सवाल के साथ, जरा सोचिए तो, अगर प्रकृति यानी नेचर हमसे बात कर पाती तो? अगर पेड़, हवा या नदी हमसे कुछ कह पाती? बस यही एक सवाल इस पूरी कहानी की जान है। तो चलिए कहानी के पहले हिस्से में चलते हैं। इसका नाम है सपना और संदेह। और यहाँ हमारी मुलाकात होगी जानवी से, जिसके अंदर सपनों और शक के बीच एक कश्मकश चल रही है। ये है जानवी, एक बहुत ही होनहार लड़की, जिसका दिमाग आप समझिए कि सवालों से भरा पड़ा है। लेकिन वो अपने परिवार के साथ रहती है और परंपराओं ने उसे जैसे बांध रखा है। उसको लगता है कि बस वो एक ही जगह पर अटक गई है। और उसका सपना कोई बहुत बड़ा सपना नहीं है, सिर्फ स्कूल जाना, बस इतना सा। लेकिन ये भी उसके लिए जैसे पहाड़ जैसा है। वो लगभग 10 साल की है, पर पढ़ने की जगह उसे अपने छोटे भाइयों की देखभाल करनी पड़ती है। तो ये सिंपल सी ख्वाहिश भी ना उसे बिल्कुल नामुमकिन लगती है। उसकी जिज्ञासा की उसकी कोई हद ही नहीं है। वो हमेशा सोचती रहती है कि पीले फूलों पर मकड़ियाँ पीली क्यों हो जाती हैं, या ये बांस के पेड़ से अजीब सी सरसराहट की आवाज़ क्यों आती है, और चांद हमेशा उन पहाड़ियों के पीछे से ही क्यों निकलता है। ये सब सिर्फ सवाल नहीं है, बल्कि एक गहरी प्यास है, दुनिया को समझने की प्यास। और इस प्यास को बुझाने का रास्ता उसे लगता है स्कूल है। पर फिर जानवी की जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आता है, एक अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट। उसे एक ऐसा गुरु मिलता है जिसके बारे में उसने कभी सोचा तक नहीं था। सोचिए, जानवी बिल्कुल उदास अकेले बैठी है और अचानक एक धीमी सी हल्की सी आवाज आती है, प्यारी प्यारी, क्या बात है? जानवी एकदम से चौंक जाती है। ये आवाज किसी इंसान की नहीं, बल्कि उस नदी की है। हाँ, वही नदी जो उसे तसल्ली दे रही है। और यहाँ लेखक ने एक बहुत ही खूबसूरत लिटरेरी डिवाइस का इस्तेमाल किया है, जिसे कहते हैं पर्सोनिफिकेशन या मानवीकरण। मतलब किसी बेजान चीज को इंसानी गुण दे देना। यहाँ रिवर को बड़े अक्षर से लिखा गया है, क्योंकि वो सिर्फ एक जगह नहीं, एक किरदार है। सिर्फ बहता हुआ तानी नहीं, बल्कि एक समझदार, देखभाल करने वाला गुरु। तो अब आते हैं कहानी के टर्निंग पॉइंट पर, जहां से सब कुछ बदल जाता है। ये वो हिस्सा है जहां जानवी को आगे बढ़ने का साहस मिलता है। जानवी के मन में अब एक लड़ाई चल रही है। एक तरफ डर है कि अगर स्कूल गई तो क्या होगा, कहीं उसे भगा दिया तो। और दूसरी तरफ नदी की बातें हैं, जिन्होंने उसके अंदर हिम्मत और जिज्ञासा दोनों को जड़ा दिया है। और नदी ना उसके डर को दूर करने का एक बहुत ही कमाल का तरीका अपनाती है। वो ये नहीं कहती कि अरे डरो मत, बिल्कुल नहीं। इसके बजाय वो जानवी को उसकी अपनी ही बहादुरी याद दिलाती है। उसे बताती है कि वो हरी छिपकली से नहीं डरती, बांस के सांप से भी नहीं, और वो बड़ी बड़ी खड़खड़ाती ट्रेनों से भी नहीं डरती। नदी उसे एहसास करवाती है कि बहादुर तो वो पहले से ही है। और यही इस कहानी का सबसे शक्तिशाली संदेश है। नदी कहती है, पहले स्कूल जाकर तो देखो, याद रखना ये तुम पर निर्भर है। वो उसे झूठी तसल्ली नहीं दे रही, वो उसे कह रही है कि कोशिश करना तुम्हारे हाथ में है, एक्शन लेना तुम्हारे हाथ में है। इससे जानवी को आगे बढ़ने की हिम्मत भी मिलती है और एक जिम्मेदारी का एहसास भी होता है। तो जानवी नदी की सलाह मान लेती है, और जैसे ही वो एक कदम आगे बढ़ाती है ना, सब कुछ बदलना शुरू हो जाता है। बिल्कुल वैसे जैसे शांत पानी में एक छोटा सा कंकड़ डालो तो लहरें बन जाती हैं। तो देखिए होता क्या है। पहले जानवी हिम्मत करके क्लासरूम में जाकर बैठ जाती है। फिर टीचर उसका स्वागत करते हैं, उसे भगाते नहीं। इसके बाद टीचर खुद उसके घर आते हैं उसके परिवार से मिलने, और आखिर में उसके माँ बाप घर से मान जाते हैं। और यहाँ एक बहुत ही भावुक पल आता है। उसकी माँ कहती हैं लड़कियों को जितना चाहे उतना पढ़ना चाहिए। और फिर वो बताती हैं कि जब वो जानवी की उम्र की थी तो वो भी स्कूल जाना चाहती थीं, पर उनकी माँ ने यानी जानवी की नानी ने मना कर दिया था। तो यहाँ पता चलता है कि जानवी ने सिर्फ अपना भविष्य नहीं बदला, उसने एक पीढ़ी से चली आ रही सोच को तोड़ दिया, अपनी माँ के अधूरे सपने को भी पूरा किया।
अब इस कहानी में सिर्फ एक सीख ही नहीं है, लेखक ने इसमें लफ्जों के जरिए कुछ और भी सबक छिपाए हैं। आइए उन पर भी एक नजर डालते हैं। जैसे एक छोटा सा उदाहरण है कैटामैरन शब्द का। ये कहानी में आता है, पर क्या आप जानते हैं ये शब्द असल में तमिल से आया है, कट्टुमरम से, जिसका मतलब है बंधी हुई लकड़ी। तो ये छोटी सी डिटेल हमें सिखाती है कि कैसे अलग अलग संस्कृतियों के शब्द एक दूसरे से जुड़ते हैं। इसके अलावा लेखक ने ध्वनि का बहुत अच्छा इस्तेमाल किया है, ऐसे शब्दों का जो आवाज पैदा करते हैं, जैसे स्प्लैश्ड यानी पानी का छपाक, रसल यानी पत्तों की सरसराहट, रैटलिंग यानी ट्रेन की खड़खड़ाहट। इन शब्दों से ना कहानी पढ़ते हुए लगता है जैसे हम खुद वहीं उस नदी के किनारे खड़े हैं। और अध्याय के अंत में जो राजा ब्रूस और मकड़ी वाली कविता है, वो इस कहानी के विषय को बिल्कुल सही तरीके से जोड़ती है। वो कहती है, उस मकड़ी ने हार नहीं मानी, उसने जीत हासिल की, तो मैं क्यों नहीं कर सकता। ये बिल्कुल जाह्नवी की कहानी है। मकड़ी की तरह उसने भी हार नहीं मानी और आखिर में जीत गई। ये हमें लगे रहने की ताकत सिखाती है। और आखिर में हम जाह्नवी का पूरा बदलाव देखते हैं। वो अपनी माँ से कहती है, माँ, जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तो टीचर बनूंगी और गांव के हर घर जाकर सभी लड़कियों को अपने स्कूल में लाऊंगी। देखिए कहानी कहाँ से शुरू हुई थी। एक लड़की जो खुद स्कूल नहीं जा सकती थी, अब वो सभी लड़कियों तक स्कूल पहुंचाने का सपना देख रही है। उसका व्यक्तिगत संघर्ष अब एक पूरी कम्युनिटी का मिशन बन गया है। तो ये कहानी खत्म होते होते हम सब के लिए एक सवाल छोड़ जाती है। हम सब की जिंदगी में ऐसी कौन सी नदी रही है, ऐसा कौन सा इंसान, कौन सी किताब या कौन सी आवाज जिसने हमें हिम्मत दी, जिसने हमें खुद पर विश्वास करना सिखाया और कहा कि पहला कदम उठाकर तो देखो।